आदाब नादरीन, मैं मोहम्मद आपका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ पर। नादरीन, आइए देखते हैं आज की ये खबर शहर हैदराबाद से। आज हम लोग मौजूद है कांग्रेस पार्टी के लीडर फ़िरोज़ खान साहब की ऑफ़िस पे, जो मौजूदा हालात पे बातचीत करने के लिए। आइए उनसे पूछते हैं कि मौजूदा हालात जो हैदराबाद में चल रहे हैं, ये फ्रेंडली पुलिस का नतीजा है या सिस्टम फेल्यूर है, कैसा है, ज़रा इसके बारे में आप बात करिए। देखिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस DGP जो भी इंस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री देते वो उन्हें फॉलो करते। DGP ऑफिस का फुल फॉर्म मैं आपको बोलता हूँ। DGP ऑफिस का फुल फॉर्म ये है, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। मुख्यमंत्री जो बोलते DGP साहब तोते के वैसा वो काम करते। तो इसमें ना कमिश्नर साहब की गलती ना DGP साहब की गलती। जो भी आदेश मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी को देता, चीफ सेक्रेटरी DGP को देता, DGP अपने कमिश्नरों को देते। चाहे वो महेश भागवत रहने देंगे या अपने सजना रहने देंगे या हमारे अंजनी कुमार रहने देंगे। सिंपल एक बात है। तो मुख्यमंत्री का काम है ना प्रॉपरली डील करना। जैसा जिस तरीके से हॉस्पिटल में आ रहा एक पेशेंट को वापस जाना है, और पेशेंट को वापस जाना है तो उन्हें या टैक्सी, ऑटो, कोई भी एक व्हीकल में वापस जाता। वो व्हीकल उसको छोड़ के जब वापस आ रही तो वो टैक्सी ड्राइवर को आप चालान कर देते। सो ये कॉमन सेंस की बात है, और ये कॉमन सेंस हमारे DGP साहब को है, कमिश्नरों को है। मगर अनलेस एंड अनटिल मुख्यमंत्री नहीं बोले ये काम आगे नहीं बढ़ता साहब। तब ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो भी चेंज हुआ, उसके बारे में देखिए। लोगो चेंज होने का एक कोई प्रपोजल, कोई एक इसकी जिम्मेदारी सुनिए, कोई भी नहीं। उसके अंदर VC जो है क्या बोलते हैं, और उसके अंदर चंद ऑफिसर हैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व में बिलीव करते, वो लोग करे सो है। तो जहाँ तक मेरे को एक की तला है कि ये बात अब मुख्यमंत्री की नोटिस में आएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री क्या स्टेप्स लेते मेरे को अंदाज़ा नहीं है, मगर जहाँ तक मेरे सोर्सेस और इन्फॉर्मेशन है, नथिंग टू डू विथ KCR, नथिंग टू डू विथ मुख्यमंत्री। तेलंगाना में जो क्राइम हो रहा है, जैसे कि मर्डर वगैरह, इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं? नहीं, देखिए सुनिए, आप देखिए दुश्मनी में किसके भी मर्डर हो रहे हैं तो इस पे आप पुलिस को जिम्मेदार मत ठहराइए। हाँ, कोई इनोसेंट के मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रहे हैं, डकैतियां हो रहे हैं, रेप हो रहा, तो अपन उसको पुलिस को कटघरे में ठहराएंगे। देखिए सुनिए, एक सेकंड, मैं एज ए यंग पॉलिटिक्स क्रिटिसिज्म करता हूँ, मगर हेल्थी क्रिटिसिज्म करता हूँ। मैं ऑपोजिशन में रहने का ये मतलब नहीं है कि मैं पूरों को गिरा के बात करूँ। जो भी, जैसा आपका प्रेस का काम है, आपको ओपिनियन रिपोर्ट नहीं करना है, आपको सच रिपोर्ट करना है। उसी तरीके से एज ए यंग लीडर फ़िरोज़ खान को सच बोलने का है। तो जितने भी मर्डर्स हुए अब तक सिटी के अंदर, जहाँ तक मेरी इत्तला है, ये पर्सनल दुश्मनी है और घसम घसी का मामला है। सो पुलिस जो कंट्रोल करना है बराबर पुलिस कर रही, राइट। एक अटेम्प्ट टू मर्डर करे तो राउडी शीटर खोल दे रहे हैं, एक मर्डर करे तो राउडी शीटर, उसके बाद 1-2 केस करे तो PD। तो वहाँ तक मैं पुलिस को क्रेडिट देता हूँ साहब। कैसा भी बाहर ही चाहे ना सर, उसका देख के दूसरा जना फिर इन्वॉल्व हो गया, फिर एक मर्डर आम हो गया बोल के उस चीज़ से क्राइम बढ़ जाएगा ना। देखिए तेलंगाना में क्राइम नहीं था ना, अब ज़्यादा हो गया वो। देखिए क्राइम बढ़ रहा, आप क्राइम को कम करना है तो एक चीज़ याद रखिए आप, कोर्टों के अंदर विटनेसा हॉस्टाइल नहीं होना। जब विटनेसा हॉस्टाइल हो रही तो मुश्किल आ जाती। तो रही बात ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, जहाँ तक मेरे को इत्तला है पूरे पुलिस ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो क्राइम रेट है, ये क्राइम रेट बढ़ने का रीज़न ये है जो हमारे हिंदुस्तान और तेलंगाना में ज़रिए आमदनी कम हो गई, नौकरियां चले गए, धंधे ख़त्म हो गए, और ये 1.5-2 साल से ये कोरोना पैंडेमिक, तो फाइनेंशियली इंसान परेशान है। जब मेरे को कोई पूछे आपके वैसे प्रेस वाले साहब कोविड-19 से कितने लोग मर रहे हैं, तो मैं पलटा के बोला उसका तो हिसाब नहीं है, मगर भूख से उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो आज क्राइम रेट जो उठ रहा और ग्राफ बढ़ रहा, इसका रीज़न ये है कि कारोबार और नौकरियां कम होने के वजह से अपने बीवी, बच्चे, माँ बाप और अपने हालातों को पालने के लिए लोग क्राइम के तरफ जा रहे हैं। और ये क्राइम ज़्यादा आप देखिए वाइट कलर की शक्ल में हो रहा। आप देखिए इंसानियत को जो शर्मनाक करते वैसे क्राइम हो जा रहे हैं। आपको ऑक्सीजन सिलेंडरों के ऊपर क्राइम हो जा रहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऊपर क्राइम हो जा रहा, और आज जो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है
लिपोसोमल, एम्फोटेरिसिन बी, वो ब्लैक मार्केट हो जा रहा, बेडों के लिए ब्लैक मार्केट हो जा रहा, ऑनलाइन के ऊपर आके बेडा है बोल दे रहे हैं, ऑनलाइन के ऊपर आके आईसीयू है बोल दे रहे हैं। तो तमाम आप चीज़ें देखिए, क्योंकि बेरोजगारी और नौकरियों की कमी पेशी हो गई। हिंदुस्तान का जीडीपी 40 साल में जितना नहीं गिरा, ये टाइम पे गिरा। तो मैं दोष टोटल गवर्नमेंट्स को देता हूँ, क्योंकि जब तक आप इनको कारोबार और नौकरियाँ फराम नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये क्राइम रेट बढ़ता रहेगा। सर, जैसा कि लास्ट ईयर आप आवाज़ बहुत उठा रहे थे फर्स्ट लॉकडाउन में, अभी इस बार आपका ना कोई प्रेस मीटिंग दिख रहा, ना कोई आप आगे बढ़ते हुए आवाम की खिदमत में नहीं दिख रहे हैं आप लास्ट टाइम। चलो बेहतरीन बाबले। देखिए, फर्स्ट टाइम का जो कोविड था, कोविड-19 फर्स्ट वेव, वो डिफरेंट था। वहाँ पे आपको क्या करना था, आपको ट्रेसिंग कराना था, फिर आपको टेस्टिंग का इंक्रीज़ कराना था। गवर्नमेंट पहले RT-PCR टेस्ट बोली और उसका रिज़ल्ट 50 आवर्स के बाद में, 60 आवर्स के बाद में आ रहा था। तो हम मुहिम उठाए कि एंटी रैपिड टेस्ट करिए, जो आधे घंटे के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में जिसको भी कोविड आया, उनके लेफ़्ट राइट को प्राइमरी और सेकेंडरी को टेस्ट करिए, उसको बोलते कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग। उसके ऊपर हम आवाज़ उठाए। उसके बाद में बोले कि कंटेनमेंट मेजर्स, जो आप कंटेन कर रहे हैं, आप जो बैरिकेड्स डाल रहे हैं, उसके मेजर्स आप कैसा करना, और आप क्लिनिकल मैनेजमेंट कैसा करना, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हमारी बातचीत चल रही थी। अब ये जो सेकेंड वेव आया, और जब 45 एंड अबव लोगों को कोविड इफेक्ट कर रहा था, जब कोमोबिड बीमारियां जिसको है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, उसको क्या बोलते शिकार बना रहा था कोविड। अब आप देखिए सेकेंड वेव के अंदर कोविड थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया, और कोविड का जो स्पाइक है आप देखिए, आप साइंस जानते तो पहले जब उन्हें आता था तो बंद मुट्ठी करके आता था। अब जो सेकेंड वेव में आया, उन्हें 30 से एंड पूरे 70 तक पूरों को ले रहा उन्हें, तो मुट्ठी खोल दिया उन्हें। तो अब क्या हो गया, जो सेकेंड वेव में हमारी जो ज़रूरत थी कि आप जो प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, वो प्रोटोकॉल्स को आप चेंज कर देना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑक्सीजन, बेड्स, उसके गोलियां, उसके इंजेक्शन, और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में फीस कम। तो सेकेंड जो फेज़ में फिरोज़ खान को चावल बांटना नहीं पड़ा, फिरोज़ खान को सैनिटेशन करना नहीं पड़ा। देखिए, फर्स्ट वेव था जब कोविड-19 आया, तो उसके वायरस में एक किच म्यूटेंट था, एक किच तरीके से उन्हें अटैक कर रहा था। अब जब सेकेंड वेव आया तो उसके अंदर 10-12 तरीके के म्यूटेंट आ गए उसके अंदर। तो आज जब बात चल रही कि कोविड वैक्सीन जो है, कोविड शील्ड और कोवैक्सीन है, वो कितना इफेक्टिव है, क्योंकि ये सेकेंड वेव के जो वायरस में 10 से 12 म्यूटेंट है। तो अब फिरोज़ खान का जो काम था, वो फिरोज़ खान पहले दिन से कर रहा था, आज भी कर रहा था, मगर पहले टाइम के ऊपर पब्लिक में जाना पड़ रहा था। अब पब्लिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूसली आज प्राइवेट हॉस्पिटलों की को मेमो दिए, लाइसेंस रद्द करे, क्यों, हाई कोर्ट बोला बोल के। फिरोज़ खान और कांग्रेस पार्टी पहले दिन से बोल रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, CT स्कैन नहीं है, MRI नहीं है, इवन ब्लड और यूरिन के टेस्ट देने के लिए आपके पास लोग अवेलेबल नहीं है। ये हालत के ऊपर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ दिए, फिरोज़ खान बोल रहा। और आज मुख्यमंत्री ड्रामा करते हुए अभी कैबिनेट मीटिंग में स्टेटमेंट देते कहते डायग्नोस्टिक सेंटर डालते, ड्रामा। आरोग्यश्री में डालो, पहले दिन से फिरोज़ खान बोल रहा, कांग्रेस पार्टी बोल रही, आज भी बोल रहा। ENT हॉस्पिटल के में ब्लैक फंगस आया सेकेंड वेव में, फर्स्ट घुसने वाला फिरोज़ खान, जाके चैलेंज करना गवर्नमेंट को, कहाँ है डॉक्टर साहब, इसका इलाज बताओ। ब्लैक फंगस आ रहा कहीं को, आप उसके इलाज के लिए कर रहे हैं कैसा। 150 बेड है ENT में, आप उसको नोडल हॉस्पिटल डिक्लेयर करो, बोलने वाला कौन, फिरोज़ खान। गांधी हॉस्पिटल को डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल डिक्लेयर करो, बोलने वाला कौन, फिरोज़ खान। बेडों को बढ़ाओ, 250 करिए यहाँ ENT में, गांधी में 200 करिए, और पूरे तेलंगाना में 1500 बेड करिए, बोलने वाला फिरोज़ खान।
एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन आपके पास नहीं है। 315 रुपए का इंजेक्शन 12,000 रुपए में ब्लैक हो रहा। आप लोग कमी पेशी करें बोल के ये ब्लैक मार्केट को आप जगह दे रहे। आप इंजेक्शन आप बढ़ाइए। एक पेशेंट को 20 इंजेक्शनों की जरूरत है कम से कम, और आप लोग सैंपल के लिए 1-2 इंजेक्शन आप दे रहे। बोलने वाले कौन? कांग्रेस, फिरोज खान। आज नरेंद्र मोदी कल डिक्लेयर करे पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीन फ्री देते, ये बोलने वाले कौन थे? कांग्रेस, फिरोज खान। और आरोग्यश्री में डालिए, फ्री ट्रीटमेंट करिए कोविड-19 का। और ब्लड फंगस बोलने वाले कौन? पहले दिन से फिरोज खान। तो फिरोज खान पहले से फील्ड पे थे, आज भी फील्ड पे है। पहले क्या फील्ड ऐसा था, दिखते थे, अब पर्दे के पीछे कर रहे। और एक गलती हम क्या करें बोले तो आप लोगों को बुला के ड्रामा करना था। ताकि कब तो भी जिंदगी में एक प्रोग्राम करते कि उनको पेपर के सुर्खियों में होना, उनको सियासत में दिखना, मुंसिफ में दिखना, पूरे सोशल चैनलों में दिखना, दिखे तो अरे वाह ये आदमी पब्लिक में है रे भाई। तो चलो फिरोज खान अपनी गलती को से सीख लेता। नेक्स्ट टाइम से जो भी छोटा भी प्रोग्राम है आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बुला लूँगा। और रही बात, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे प्रेस वाले आप लोग अभी बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को फ्रंट लाइन वॉरियर्स डिक्लेयर करा हूँ। आज मैं हर जगह पे जहाँ भी ठहरता हूँ ये बात बोलता हूँ कि सेंटर ना स्टेट गवर्नमेंट मदद करी, जो भी काम कर रहा वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा, वो हमारे डॉक्टर्स कर रहे, नर्सेस कर रहे, पैरामेडिकल कर रही, प्रेस कर रही और हमारी पुलिस कर रही। तो आप लोग अभी बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आप जो भी कर रहे हैं आपके बदौलत है आज नरेंद्र मोदी, केसीआर, केटीआर और सारे दुनिया को पता चला आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कितने नाकाम है। आप लोग ओपिनियन नहीं रिपोर्ट करें, आप लोग सच रिपोर्ट करें। उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं और आपके जज्बे को सलाम करता हूं। ये गवर्नमेंट आपके लिए कुछ मदद नहीं कर सक रही, कहीं को तो ये भाई गवर्नमेंट है, दीवानी गवर्नमेंट है, चोर गवर्नमेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ होगा तो मैं आप लोगों को बुला लूँगा, समझे ना। बोलते एक नरेंद्र मोदी एक भी स्कीम को लागू नहीं कर सका, बोलता आसमान रहती ज़मीन। केसीआर सबसे बड़ा झूठा, मोदी फेंकू, केसीआर फेंकू, कौन सी स्कीम अमल करे केसीआर साहब? तो आवाम का काम है। अरे एमएलसी इलेक्शन में मैं बोलते थक गया। जब तो भी 1500 तो इस बार बहुत परेशान है। और साहब हम वही तो बात बोल रहे हैं। आप हम क्या बोल रहे हैं आपको कि केसीआर की एक भी स्कीम लागू नहीं हुई, ये आवाम को समझना चाहिए। डबल बेडरूम बोले आपको नहीं मिले ना, 12% रिजर्वेशन नहीं मिला ना, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी नहीं मिला ना, नौकरियां नहीं मिले ना, कारोबार नहीं मिले ना, लोन नहीं मिला ना, कितने चीज़ें बोलो। 2 दिन होते मेरे को केसीआर के बारे में बोलने को, मगर आवाम को दिमाग रहना ना। सुनिए आप, अभी ये टाइम तो ऐसा हो गया, सामने आएंगे। बहुत से लोग उम्मीद रखते हुए कि फिरोज खान साहब फिर से आएंगे सामने। कई का सामने एक उम्मीद है, यानी आपकी आवाज़ तो अरे मेरी आवाज़ कभी भी रहती। मस्जिदों का मसला है, 4-5 मस्जिदों को शहीद करे, वो मसले में है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो दबाते चले जा रहे हैं। अच्छा, प्रेस मीट का बोल रहे हैं आप? मैं बोला ना अभी आपके सामने मैं अपनी गलती को कबूल लिया कि अरे भाई काम करे तो ज़रा प्रेस को बुला के करो। तो आप चूहे का काम करे तो प्रेस वाले हत्ती बता देते। फिरोज़ भाई आप हत्ती, खरी बात आप जो बात बोले कि मस्जिदों की बात में तो हम एक खाना मस्जिद, सेक्रेटरीट की मस्जिद एहतजाज करते उसके बाद ड्रामा करे ना। ड्रामा करके क्या करे, महमूद अली मिनिस्टर, श्रीनिवास यादव, ये पूरे मिलके वहाँ के निज़ामाबाद के एमएलए साहब, क्या नाम है उनका, टीआरएस का एमएलए, हाँ शकील साहब, इन पूरे जने बुला लेके एमआईएम वालों को बिठा लिए, जो एहतजाज नहीं करे उनको बिठा लिए। हाँ, डर के मुश्ताक मलिक साहब को बुला लिए। फिरोज़ खान को कहीं को नहीं बुलाया? तो नहीं बुलाते फिरोज़ खान को, क्योंकि फिरोज़ खान वहाँ एमआईएम की अम्मा बहन कर देता, राइट, टीआरएस की भी कर देता। उसके लिए नहीं बुलाना, इसको दीवाना ही नहीं बुलाना, क्योंकि मैं डेडलाइन लेता था। हाँ, मुश्ताक मलिक साहब को मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, उन्हें जितना बोलना है बोले, मगर मेरी भाषा उन्होंने नहीं बात कर सकते। कहीं बोलते उन्होंने अलग लाइन के हैं, मैं अलग लाइन का हूँ। तो रही बात केसीआर साहब के कभी भी दिमाग में नहीं है कि सेक्रेटरीट में, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ खुल के, जो जगह के ऊपर मस्जिद शहीद हुई वहाँ बनाने का उनका दिल नहीं है, आगे पीछे करके बनाने का है। तो इसको इन्हों टाल रहे हैं, स्मार्टली टाल रहे हैं। और रही बात आपको इमाम के बारे में तो मालूम है, मस्जिद के मामले में नो आवाज़ नहीं करते। बाबरी मस्जिद के बारे में बाप बेटे मिलके 30 साल रोटियां सेक लिए। अब यहाँ पे
केसीआर से इनकी एक टाई अप है। और मैं पहले भी बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, आखिर ऐसा कौन सा राज है असदुद्दीन का जो केसीआर के सामने असदुद्दीन की आवाज़ नहीं खुलती। सारे दुनिया में आवाज़ देते उन्होंने, केसीआर के सामने आती कि उन्होंने चूहे बन जाते। मस्जिद के मामले में तो जिक्रिश नहीं होता, 12% रिजर्वेशन जिक्रिश नहीं होता, वक्फ बोर्ड जुडिशरी जिक्रिश नहीं होता, ओल्ड सिटी की डेवलपमेंट पे जिक्रिश नहीं होता, मुसलमानों की नौकरियाँ कारोबार के बारे में जिक्रिश नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम है हमारे, मगर ये प्रॉब्लम पूरी चीज़ें अपनी हमारी आवाम सुनना और 2023 में वोट की शक्ल में अपना आंसर देना। और रही बात जैसा सेकेंड वेव में नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी गवर्नमेंट फेल हुई, देखिए आप हिंदुस्तान के और वर्ल्ड के पूरे साइंटिस्ट बोल दिए थे कि कोविड-19 का सेकेंड वेव आ रहा। हिंदुस्तान में सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक विंग है, उसको बोलते CCMB। उसके बाद में ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, और उसके बाद में है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तीनों मिलके बोल दिए थे कि सेकेंड वेव आने वाला है, आप लोग ज़रा प्रिपरेशन में रहिए। नरेंद्र मोदी साहब क्या करें और उनके मिनिस्टर्स क्या करें, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके एडवाइज़र्स, उन्हें क्या करें, ये बात को लाइट ले लिए। जितने भी साइंटिस्ट के इंडिकेशंस है उसको नज़रअंदाज कर दिए। और सारी दुनिया जब 220 मई में वैक्सीनेशन का ऑर्डर प्लेस करे, लीडिंग कंट्रीज़ अमेरिका, UK, ब्राज़ील, जापान, नरेंद्र मोदी साहब नहीं प्लेस करे। नरेंद्र मोदी साहब वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करे जनवरी में 221, और उसके बाद में आप वैक्सीनेशन का ऑर्डर प्लेस करके आत्मनिर्भर भारत बोल के, हम मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर है, हमारे पास है, हम आपको देते बोल के फॉरेन पॉलिसी के अंदर 56 इंच का सीना बताते हुए 6,60,00,000 वैक्सीन आप दुनिया में बांट दिए। और उसके बाद में आज हिंदुस्तान में वैक्सीन की किल्लत हो रही। आज पूरे साइंटिस्ट बता दिए कि कोविड-19 सेकेंड वेव को कंट्रोल करना है और थर्ड वेव नहीं आना है, फोर्थ वेव नहीं आना है। तो हिंदुस्तान की पूरी आवाम को वैक्सीनेशन के 2 डोज देना इम्पॉर्टेंट है। मेरे आपके चैनल के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, जो भी मेरे को सुन रहा, चाहे वो बूढ़ा रहो, शुगर की बीमारी रहो, कैंसर रहो, प्रेग्नेंट रहो, कोई भी रहो, मेहरबानी करके आप वैक्सीनेशन लीजिए। वैक्सीनेशन लेने से आपको एंटीबॉडीज़ बनते, एंटीबॉडीज़ बनेंगे तो ये आने वाले इन्फेक्शन को आप फाइट कर सकेंगे। पहले का इन्फेक्शन आ रहा था, मुंह में से घुस रहा था, नाक में से, आंख में से, कान में से, अब ये इन्फेक्शन हवा में आ चुका है। बॉडी में रेजिस्टेंस रहने की ज़रूरत है, इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। इसको स्ट्रांग करना बोले तो आपको एंटीबॉडी होना बोले तो आप वैक्सीनेशन करवाना। अगर से आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो आज जो सेकेंड वेव थम रहा, फिर 2 महीने के बाद ये थर्ड वेव आएगा। और नाजरीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सभी न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।